हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बजट चैप्टर का पार्ट नंबर 3। इससे पहले ऑलरेडी बजट के ऊपर 2 पार्ट में आपके लिए बना चुका हूं, जिसके अंदर बजट की डेफिनेशन, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और बजट रिसिप्ट के बारे में आपको वाइड डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं बजट एक्सपेंडिचर के बारे में कि गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा कलेक्ट होता है, गवर्नमेंट उसको किस तरीके से एक्सपेंडिचर करती है और कितने पार्ट्स में उसको एक्सपेंडिचर करते हैं और कौन से बेसिस के ऊपर हमने इन एक्सपेंडिचर्स को क्लासिफाई किया हुआ है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बजट एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल बजट आप बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। बजट एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे रेवेन्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, कैसे रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, सेम उसी तरीके से इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइए पहले डेफिनेशन समझते हैं। एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट असेट्स, कह रहा है कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे असेट्स क्रिएट नहीं होते गवर्नमेंट के, नॉर रिड्यूस द लायबिलिटी, और ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस होती है। एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूं। गवर्नमेंट ने हमारी गवर्नमेंट ने किसी फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लिया, उस लोन के ऊपर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पे करा। क्या इंटरेस्ट पे करने से फॉरेन गवर्नमेंट हमें कुछ देने वाली है? कुछ भी नहीं देने वाली, यानी कि हमारा असेट्स क्रिएट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या इंटरेस्ट पे करने से हमारा लोन उतर जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। लोन का अमाउंट तो बिल्कुल उतना ही है, तो नॉट रिड्यूस लायबिलिटी और ना ही रिड्यूस हुई लायबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पर हम देखने वाले भी है। सबसे पहले पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, आपको अभी समझाया। पेमेंट ऑफ सैलरी एंड पेंशन, देखो गवर्नमेंट की बहुत सारी अपनी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे स्कूल्स के अंदर बहुत सारे टीचर्स हैं, साफ सफाई करने वाले बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे टीचर्स, डॉक्टर्स का स्टाफ होता है और बहुत सारे साफ सफाई करने वाले, बहुत सारे वार्डन बॉय, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट डेली बेसिस पे सैलरी पे करती है। वहाँ के बिजली का बिल गवर्नमेंट पे करती है, लोगों की मेडिसिन का खर्चा भी कौन पे करती है? गवर्नमेंट पे करती है। लेकिन क्या इस खर्चे के बदले गवर्नमेंट के पास कोई असेट्स क्रिएट होता है? नहीं, और ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ सैलरी या पेंशन, किसी की भी सैलरी हो, कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। ग्रांट एंड सब्सिडी, जब गवर्नमेंट किसी को सब्सिडी देती है तो उस सब्सिडी के बदले भी गवर्नमेंट को कुछ भी रिसीव नहीं होता है, या कोई ग्रांट देती है तो भी गवर्नमेंट को कुछ भी रिसीव नहीं होता। ना तो असेट्स बनते हैं, ना ही लायबिलिटी कम होती है। एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, अगर गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन्हें फ्री में स्टेशनरी के पैसे मिलते हैं, उनको फ्री में ड्रेसेस के पैसे मिलते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलता है जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं। तो क्या उस एजुकेशन के ऊपर जितना भी गवर्नमेंट ने खर्च करा, टीचर्स हैं बहुत सारे, ठीक है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, वाटर बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करती है गवर्नमेंट, तो इसके बदले ना तो गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ते हैं, ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस होती है। इसी तरीके से हेल्थ सर्विस की भी यही बात है। नेक्स्ट नंबर पे आता है बच्चों डिफेंस सर्विसेज। देखो डिफेंस सर्विसेज को हम ऐसे समझ सकते हैं, हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग आर्मी के अंदर होते हैं जो देश की रक्षा के अंदर लगे हुए हैं, और इन डिफेंस के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनको गवर्नमेंट सैलरी पे करती है। इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट, इनके खाने पीने का खर्चा, इनके ड्रेसेस का खर्चा सारा क्या करती है? गवर्नमेंट पे करती है। लेकिन इस खर्चे के बदले गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट का कोई असेट्स क्रिएट नहीं होता और ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है। हालांकि इनकी जो सर्विसेज है बहुत ही प्रीसियस सर्विसेज है। ठीक है, इनकी सर्विसेज का कोई वैल्यू हम बोल नहीं सकते कि इसकी वैल्यू कोई नहीं लगा सकता इनके सर्विसेज की। ठीक है, फिर भी अगर हम कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो ना तो असेट्स बढ़ते हैं, ना ही लायबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इट इज रिकरिंग इन नेचर, कह रहा है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो रिकरिंग नेचर का होता है और रेगुलरली इनकर्ड होता रहता है। देखो रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार आता है। देखो स्कूल के अंदर जो टीचर्स काम करते हैं उनको हर महीने सैलरी पे करती है, आर्मी के अंदर जो काम करते हैं उनको हर महीने गवर्नमेंट सैलरी पे करती है, मेंटेनेंस कॉस्ट रेगुलर पे करती है, जो रिटायर हो जाते हैं गवर्नमेंट उनको रेगुलर बेसिस पे पेंशन भी देती है। तो ये वाले जो खर्चे हैं, ये जितने भी खर्चे हैं, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो रेगुलर इनकर्ड होता रहता है। इट इज इनकर्ड फॉर नॉर्मल रिकरिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड मेंटेनेंस। कह रहे हैं कि ये हमारे देश की डिपार्टमेंट को, जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स है, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसको चलाने में हेल्प
करती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हम आ जाते हैं बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। कह रहा है कि एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट असेट्स, कह रहा है कि इस खर्चे से या तो असेट्स इंक्रीज हो जाएंगे या रिड्यूस हो जाएगी हमारी लायबिलिटीज। ठीक है, अब ध्यान से समझना, फर्स्ट कंपोनेंट है इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड एंड ब्रिज। गवर्नमेंट ने खर्चा करके रोड बनाया, गवर्नमेंट ने खर्चा करके ब्रिज बनाया, गवर्नमेंट ने खर्चा करके बिल्डिंग बनाई, तो क्या होगा इस खर्चे के बाद हमें एक फिजिकल फॉर्म भी तो दिखने लग जाएगी। बिल्डिंग दिखाई दे रहा है भाई, इसके अंदर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा था खर्चा करने के बाद कि पैसा कहाँ गया। इसका मतलब है कि असेट्स क्रिएट नहीं हुए थे, लेकिन इसके अंदर बिल्डिंग बनाने से, रोड बनाने से, ब्रिज बनाने से असेट्स क्रिएट हो जाते हैं। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ी सी बिल्डिंग बना के तैयार करी, तो पैसा खर्चा हुआ, लेकिन बदले में वो बिल्डिंग भी तो दिखाई दे रही है। इसका मतलब कोई फिजिकल एसेट सामने आ जाता है। ठीक है, परचेज ऑफ लैंड एंड मशीनरी, सरकार ने मशीनरी खरीदी खर्चा करके, या कोई जमीन खरीद ली, तो उससे भी तो असेट्स बढ़ रहे हैं, यानी कि क्रिएट असेट्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर, गवर्नमेंट ने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर खरीद लिए, इंटरनल कंपनीज के शेयर खरीद लिए और खर्चा करा, यानी कि पैसा गया लेकिन बदले में असेट्स भी तो आ गए। नेक्स्ट है हमारा लोन टू स्टेट्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होता है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने किसी स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया। ठीक है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने किसी स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया या किसी फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दिया। अब वो लोन क्या फ्री में दिया है, वो फ्यूचर में वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जब कोई पैसा फ्यूचर में वापस मिलना होता है तो हम कहते हैं क्रिएट असेट्स, असेट्स बन गया वो हमारे लिए। रीपेमेंट ऑफ लोन, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लिया या किसी इंटरनल सोर्स से लोन लिया, ठीक है, और उस पैसे को वापस कर दिया, यानी गवर्नमेंट का खर्चा हो गया। ठीक है, तो क्या ये खर्चा जो हुआ है इसके बदले गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस हुई कि नहीं हुई? भाई लायबिलिटी चढ़ी हुई थी, कर्जा चढ़ा हुआ था, वो कर्जा अब क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर इन सारे कंपोनेंट्स में हमने देखा या तो गवर्नमेंट का असेट्स क्रिएट हो रहा था या फिर गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस हो रही थी। अब यहाँ पर समझते हैं, देखो सेकंड पॉइंट में लिखा है इट इज नॉन रिकरिंग नेचर। कह रहा है कि ये रिकरिंग नेचर का नहीं होता। रिकरिंग का मतलब ये बार बार रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। देखो हमारे गवर्नमेंट ने किसी स्कूल के अंदर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाकर तैयार कर दी, ठीक है, तो क्या वो बिल्डिंग बार बार बनाई जाएगी? नहीं, एक बार बिल्डिंग बना दी तो कई सालों तक चल जाती है। ब्रिज गवर्नमेंट ने बना दिया तो ब्रिज कई सालों तक चल जाता है, डैम बनवा दिया, डैम्स कई सालों तक चल जाते हैं। तो इसका मतलब ये रिकरिंग नेचर के नहीं होते, ये बार बार नहीं किए जाते। इट इज इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। कह रहा है ये खर्चा कैपिटल एसेट्स को पाने के लिए किया जाता है। कैपिटल एसेट्स लाइक मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, रोड हो गए, डैम्स हो गए, ब्रिज हो गए, ये क्या है, कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स मतलब ये एक बार आ जाते हैं तो अगले कई सालों तक बेनिफिट पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, तो ये बात सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास के अंदर बजट एक्सपेंडिचर समझाया। बजट एक्सपेंडिचर दोनों में हम बोल सकते हैं, डिफरेंस भी मैंने आपको एक तरीके से समझा दिया। देखो अगर आप चाहो तो दोनों में डिफरेंस कर लो, ठीक है, इन दोनों की डेफिनेशन है, ये दोनों के कंपोनेंट्स है और ये दोनों के एक तरीके से बोल सकते हैं फीचर्स है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बजट एक्सपेंडिचर में सारी चीजें सीख ली, डेफिनेशन से लेकर कंपोनेंट से लेकर उसके फीचर्स तक की सारी बातें सीख ली है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। क्या करता है, कंपोनेंट उठा लेता है, आपसे पूछता है कि बताओ ये कंपोनेंट किस में आएगा, तो हम ये कंडीशन लगाएंगे, जहां पर ये कंडीशन लग जाएगा उसी वाले एक्सपेंडिचर के अंदर उसको हम क्लासिफाई कर देंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको समझाया बजट एक्सपेंडिचर के बारे में। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास के अंदर।